तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, देखिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो हेलोएरीन्स होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तीन प्रॉपर्टी हमने उसकी पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, एलिमिनेशन रिएक्शन थी, और देन उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल। ऐसे ही हम अब हेलोएरीन्स की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। और ये जो हेलोएरीन्स होते हैं मैंने आपको बताया था, हेलोएरीन्स में क्या होता है, देखिए एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा और उसके ऊपर कोई हेलोजन ग्रुप लगा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेलोएरीन बोलेंगे। अब इस हेलोएरीन की हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन विद मेटल्स, ये तीन टाइप की रिएक्शन हमें यहाँ पे पढ़नी है। जो इसकी रिएक्शन है वो कितने टाइप की होने वाली है बच्चों? यहाँ पे 3 टाइप की। फर्स्ट यहाँ पे कौन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आपका होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड आपका होगा रिएक्शन विद मेटल्स। अब इसमें देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर आसान नहीं होगा, बट कंडीशन लगा करके वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय OH ग्रुप। मतलब जो हेलोएरीन आपका आपका यहाँ पर गिवन होगा, हेलोएरीन में से हेलोजन की जगह पर कौन आएगा? OH ग्रुप। ये जो OH ग्रुप होगा इस हेलोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक में हमें 5 टाइप की रिएक्शन यहाँ पे देखनी है, जिनमें कि कौन कौन सी होने वाली है? हेलोजिनेशन फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर आपका होने वाला नाइट्रेशन, थर्ड नंबर पर आपका होने वाला है सल्फोनेशन, फोर्थ नंबर पर आपका होने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिफ्थ नंबर पर आपका होने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये आपकी किस कौन सी रिएक्शन होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन उसके बाद थर्ड टाइप में आप देखोगे रिएक्शन विद मेटल्स में फर्स्ट नंबर आपका बनेगा वुड्स फिटिक रिएक्शन, और सेकंड आपका बनेगा फिटिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में हमारे बचेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, उनको भी हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद अगले लेक्चर में हमारा जो मतलब क्वेश्चन रहेंगे वो एनसीईआरटी के रहेंगे, और वहां से मैक्सिमम 4 चांस रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पुट होने के। ठीक है, तो पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमारे यहाँ पे होने वाली है कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होने वाली है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मींस आप जानते हैं। देखिए ऐसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होते हैं, और अगर उनके द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, एक पॉइंट समझिए। हेलोएरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलोएरीन्स होते हैं वो हेलोएल्केन की कंपेयर में मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन यहाँ पे है रेजोनेंस इफेक्ट। जो आपका क्लोरीन एटम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लोरीन एटम जो है इसके पास में 3 लोन पेयर यहाँ पे गिवन है। उनका एक लोन पेयर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा? पार्सल डबल बॉन्ड। कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? पार्सल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसमें आगे को रेजोनेंस परफॉर्म होगा, और क्लोरीन और कार्बन के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड परफॉर्म हो जाएगा? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड को डिसोसिएट करना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रीजन इसका ये होता है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान क्यों नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आगे को रेजोनेंस दिखाया गया है। आपको पता ही होगा रेजोनेंस में क्या होगा। देखिए जैसे ये वाला लोन पेयर क्लोरीन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा? अगले कार्बन पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है वो 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता। ठीक है, तो जब नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूट जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही ये माइनस आगे को शिफ्ट होगा यहाँ को, ये वाला पाई बॉन्ड निकल के कहाँ चला जाएगा? अगले कार्बन पे। तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड अगले कार्बन पे चले जाएंगे। सबसे बाद में क्या होगा? ये माइनस चार्ज जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्लोरीन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन में पार्सल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसको डिसोसिएट कर पाना आसान नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सेकंड रीजन इसमें क्या होता है? देखिए सेकंड रीजन क्या है? डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन पर चारों बॉन्ड सिंगल है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल होगा, या कार्बन के पास दोनों डबल होंगे तो वो आपका sp हाइब्रिडाइज होगा। और अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कम होता है, मतलब s कैरेक्टर बढ़ता है, तो वहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है इसमें कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। और जो हमारा क्लोरोमीथेन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कार्बन जो एटम ये वाला है इसके पास में चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं?
सिंगल, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से उस पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp3। और अगर s करेक्टर की यहाँ पर बात करें तो प्यारे बच्चों टोटल ऑर्बिटल कितने, टोटल ऑर्बिटल 4, और अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 25%। तो यहाँ पर s करेक्टर आ गया 25%। अगर मैं यहाँ की बात करूं टोटल ऑर्बिटल कितने, एक s का 2 p के, टोटल ऑर्बिटल हुए 3, अगर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33.3%। यहाँ पर s करेक्टर कितना होगा 33.3%। और बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, s करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो कार्बन इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर दूसरा रीजन क्या होता है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मतलब जो हेलो एल्केन का कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जो हेलो एरिन का कार्बन होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ पर s करेक्टर ज्यादा होता है, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होने की वजह से s करेक्टर यहाँ पर कम होता है। और s करेक्टर कम होता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। इसका मतलब यहाँ से विड्रॉइंग ग्रुप आसानी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉइंट भी बताया गया, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक शॉर्टर बॉन्ड देन लॉन्गर बॉन्ड। यहाँ पर जो क्लोरीन और आपका जो ये क्लोरीन और देखिए क्लोरीन और जो कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहाँ की लेंथ कितनी है 169 पिकोमीटर, और यहाँ पर कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी है 177 पिकोमीटर। तो जहां पर बॉन्ड लेंथ होगा वहां पर डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, मतलब वहां पर उसको डिसोसिएट करना आसान होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड शॉर्टर है और ये बॉन्ड लॉन्गर है, इसलिए वो वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा। उसके बाद थर्ड रीजन इसमें आपका आएगा स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। देखिए एक बात समझिए, अगर यहाँ से क्लोरीन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो आपका फिनाइल कैटायन है ये SN1 मैकेनिज्म को रूल SN1 मैकेनिज्म में रूल्ड आउट हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो मतलब हमारा फिनाइल कार्बोकेटायन है ये अनस्टेबल है। आपने पढ़ा होगा जो SN1 मैकेनिज्म थी, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आपको ऑर्डर लगवाया था, है ना। तो यहाँ पर जो फिनाइल कार्बोकेटायन है वो यहाँ पे लीस्ट स्टेबल होता है, इसकी वजह से यहाँ पर SN1 परफॉर्म नहीं होगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिक आसान नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आसान नहीं होगा। और दूसरा रीजन होगा हैलोजन के पास में 3 यहाँ पर लोन पेयर है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अगर पास में आएंगे तो वहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय OH ग्रुप। बट इतनी कंडीशन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो Cl का जो मतलब रिप्लेसमेंट है वो हो जाता है किसके द्वारा हो जाता है, OH के द्वारा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, डोव्स प्रोसेस। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, और यहाँ पर कंडीशन दी है NaOH। देखिए यहाँ पर 2 स्टेप लगते हैं, पहला स्टेप आपका NaOH के साथ में होगा, तो जो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे होगी वो आपकी बनाएगी यहाँ से क्या, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड एट 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद इसका कराएंगे एसिडिफिकेशन, तो जो यहाँ पे Na+ है उसकी जगह पर क्या आएगा, प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से फिनोल। ठीक है, या तो आप इसको 2 स्टेप में ऐसे कर दीजिए, या आप दोनों स्टेप को एक साथ में लिख करके NaOH और H+ दोनों को एक साथ में लिख करके डायरेक्ट आप फिनोल की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कंडीशन याद रहे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये कंडीशन आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन OH के द्वारा पॉसिबल है, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हमें रेट को इंक्रीज करना है, किसको इंक्रीज करना है, रेट को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बेंजीन रिंग होगी हमारी उस पर हम विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से वहां से क्लोरीन ग्रुप जो होगा वो OH के द्वारा रिप्लेस आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम।
उसके बाद अब देखिए यहां पर टॉपिक दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2। NO2 जो होता है नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी NO2 ग्रुप की वो बनेगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर O और N के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन होता है पाई बॉन्ड को आसानी से अपनी ओर खींच सकता है। और अगर बेंजीन रिंग पर ये लगा हुआ होगा, अगर ये बेंजीन रिंग पर लगा हुआ होगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को खींच सकता है आसानी से, ठीक है। मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन जो है थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या करा हुआ है इसने, क्लोरोबेंजीन लिया है और इसकी देखिए ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली होती है पैरा, सॉरी ये वाली मेटा होती है और ये वाली होती है पैरा। ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा। अब यहाँ पे जो आपका देखिए ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ पर लगाया है, पैरा पोजीशन पर लगाया है। तो यहाँ पर हमने पिछले रिएक्शन में देखा था 623 केल्विन टेम्परेचर था, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन। टेम्परेचर कितना डिक्रीज कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 180 से 170 के बीच में इसको डिक्रीज कर दिया, मतलब इतना कम कर दिया इसको। तो यहाँ पर रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो गई, मतलब Cl की जगह पर कौन आ गया, OH ग्रुप आ गया। यहाँ पर NaOH लिया और वही H+ लिया, 2 स्टेप यहाँ पर भी लगेंगे। उसके बाद अगर नाइट्रो ग्रुप और इंक्रीज करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यहाँ पे दी हुई है। अब नाइट्रो ग्रुप कहाँ कहाँ लगा है इसमें, ऑर्थो पे लगा दिया, एक पैरा पे लगा दिया, टेम्परेचर और कम हो गया। अब यहाँ पे कितना है 368, पिछले वाले में कितना था 443, उससे पिछले में कितना था 623 केल्विन। तो टेम्परेचर कम होता जा रहा, नहीं होता जा रहा है यहाँ से। मतलब अगर आपके विड्रॉइंग ग्रुप बनेंगे तो वहां पर टेम्परेचर उसका कम होता चला जाएगा और रिएक्शन उस आगे को आसान हो जाएगी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस पे नाइट्रो ग्रुप ज्यादा लगेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा और ये रिएक्शन थोड़ा आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हो, कितने नाइट्रो ग्रुप लगे हो इसमें, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हो इसमें, देखो 1 2 3, यहाँ पर कौन होगा क्लोरीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन वार्म वाटर के साथ ही हो गई। वाटर में भी कौन कौन से आयन है H+ और OH-। तो इस OH- ने किसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से, इस Cl को, और उसकी जगह पर कौन आ गया, OH आ गया। इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फिनॉल है हमारा। ये किससे बना, क्लोरोबेंजीन से बना, 2,4,6 ट्राई क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात याद रखेंगे, अगर विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगेंगे तो वो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा आसान कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, एक मैकेनिज्म देख लेते हैं हम इसकी। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, और ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे OH- ग्रुप इस कार्बन पे आएगा तो बॉन्ड वीक कौन सा होता है, पाई होता है ना, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, यहाँ पे आपको ब्रेक करना है ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अगले कार्बन पे। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रो ग्रुप की स्ट्रक्चर ये होगी, है ना। तो जैसे ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला माइनस आगे को जैसे बढ़ेगा यहाँ से, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस बैक बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बना पाई बॉन्ड ये आगे को चला जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, अगले कार्बन के पास में। और उसके बाद ये माइनस चार्ज जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये वाला माइनस आपका, ये वाला जो माइनस है जैसे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा तो यहाँ से एक विड्रॉइंग ग्रुप जो कि क्लोरीन होगा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बना देगा, जो कि आपका फॉर्मेशन होगा किसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। तो ये इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। रेजोनेंस में क्या करना है आपको, सबसे पहले OH- का अटैक करवाना है क्लोरीन वाले कार्बन पे। उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन देने अगले कार्बन को, जो कि यहाँ पे क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब जब नाइट्रोजन पे नेक्स्ट मतलब नया बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, O के पास में। O पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज। अब ये माइनस जैसे ही शिफ्ट होगा वापस से तो वो पाई बॉन्ड अगले कार्बन पे चला जाएगा। ये हमारा रेजोनेंस आता है इसमें, ठीक है, मैकेनिज्म हो जाती है इसकी। अब उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा होगा, सेकंड प्रिपरेशन नहीं सॉरी प्रॉपर्टी हमारी इसमें रहेगी, वो कौन सी रहेगी बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। क्या मतलब होता है इसका,
सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा हेलोरिन में, वही रेजोनेंस है कौन सा भाई, ये वाला लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे चले गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आएगा प्लस चार्ज। अब ये माइनस जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड अगले कार्बन पे चला जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया, ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, अगले कार्बन पे जाएगा। लास्ट स्टेप में जैसे माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास वापस चले जाएंगे, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा बस। तो आपने इसमें क्या देखा, देखो एक तो नेगेटिव ऑर्थो पे आया, एक नेगेटिव कहाँ पे आया, पैरा पे आया, और फिर से नेगेटिव कहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा इसका, वो ऑर्थो एंड पैरा से होगा। कहाँ से होगा बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा से, है ना। बात समझ में आ गई? क्यों होगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर वहां कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो से और पैरा से होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा पहला टॉपिक इसमें रहने वाला है क्या, हैलोजिनेशन। क्या रहने वाला है बच्चों, हैलोजिनेशन रहने वाला है, ठीक है। और इस हैलोजिनेशन में आप एक बात ध्यान रखेंगे, वो क्या होगी कि बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका वो हैलोजन का ही बनेगा। किसका बनेगा, हैलोजन का बनेगा। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लगाया है, FeCl3। तो क्लोरोबेंजीन को अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+। वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्लोरोनियम आयन जो होगा वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा से। तो यहाँ पर पैरा वाला भी बनेगा और ऑर्थो वाला भी बनेगा, मतलब इसका एक मिक्सचर फॉर्म होगा जिसमें कि पैरा वाला जो होगा आपका वो मेजर होगा और ऑर्थो वाला आपका माइनर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक एंट्रेंस कम होगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये आपका मेजर होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, यहाँ पर कैटलिस्ट लगाया है FeCl3। तो जब FeCl3 को यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, और एक क्लोरीन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, Fe के पास में, तो यहाँ से बनेगा FeCl4-, और इस वाले Cl पे क्या बच जाएगा, प्लस चार्ज बच जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया, Cl+ बन गया, जो कि अटैक करने के लिए तैयार है कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर फॉर्म कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगली रिएक्शन हमारी होने वाली है कौन सी, नाइट्रेशन। कौन सी होने वाली है, नाइट्रेशन रिएक्शन। बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन में याद रखना आप, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसमें वो NO2+ होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर HNO3 लेंगे और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे भी मिक्सचर बनेगा आपका ऑर्थो और पैरा वाला, जिसमें कि पैरा वाला इसमें भी क्या होगा, मेजर होगा, और ऑर्थो वाला माइनर होगा। नाम क्या होगा इसका, नाम हो जाएगा 1,2। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4 अल्फाबेटिकली हमारा पहले कौन आएगा, क्लोरो, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा, देखिए जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है ये। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास में है 2 लोन पेयर, ये अपना एक लोन पेयर देगा H+ को, जो कि कहाँ पे है, H2SO4 में। अब यहाँ से जब ये H+ इसके पास में जाएगा तो यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर ऐसे नहीं निकलेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा, मतलब कि इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा। तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया, एंड पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, जो कि क्या होगा आपका एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो आपके पास क्लोरोबेंजीन था, सबस्ट्रेट था, क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा, कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो पे और पैरा पे, और प्रोडक्ट बनाएगा आपका ऑर्थो प्लस पैरा का मिक्सचर। और इसमें पैरा वाला क्या होगा बच्चों, इसमें आपका मेजर हो जाएगा, ये वाला आपका माइनर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगली रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, किसके साथ में होने वाली है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे ओलियम भी यूज किया जा सकता है, ओलियम, ओलियम जानते हैं, ओलियम होता है H2H2O7, H2H2O7, ये मिक्सचर होता है आपका H2SO4 प्लस SO3 का,
ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है ये। तो यहाँ पे आप ओलियम भी लगा सकते हैं या कंसंट्रेट H2SO4 लगाएंगे। तो अगर कंसंट्रेट H2SO4 लगाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, SO3H+। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल इसमें से होगा। और ये कहाँ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो यहाँ पर भी मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पैरा का। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा वाला इसमें भी क्या होगा, मेजर, और ऑर्थो वाला क्या होगा इसमें, माइनर। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म इसमें आगे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा हमारा। देखो H2SO4 के 2 मॉल यूज करें, यहाँ पे क्या होगा, एक सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा उसमें से एक ऑक्सीजन एटम अपना एक लोन पेयर दूसरे वाले मॉल के एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे OH2 आएगा और O पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। उसके बाद यहाँ से किसको बाहर निकालना है, H2O को बाहर निकालना है, S पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं इसको S, और S पे कितने ऑक्सीजन, 1 2 3, SO3, और H कितने, 1। तो S पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज। ये एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बन करके तैयार है, और वो कहाँ पर अटैक कर देगा, बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो मिक्सचर यहाँ से बन जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वो क्या होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक से, वो आपको होने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बच्चों एल्काइलेशन में आपको यूज करना है एल्काइल हलाइड। क्या यूज करना है, एल्काइल हलाइड। और इसका एग्जांपल लिया यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन जो होगी वो आपकी होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका होता R प्लस। R क्या होगा, एल्काइल होगा। जैसे कि यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, CH3 प्लस। तो ये कहाँ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये भी मिक्सचर बना देगा ऑर्थो और पैरा का, जिसमें पैरा वाला क्या होगा, मेजर, और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे होगा। ये जो RCl है इनके बीच का इलेक्ट्रॉन जाएगा Cl के पास में, और ये कहाँ चला जाएगा बाद में, AlCl3 के पास में। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा AlCl4 माइनस, और R पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, एल्काइल। ठीक है, अब एल्काइल में यहाँ पे जो भी आपके पास होगा वही आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होने वाला है इसमें, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है। मतलब आपका ऑर्थो और पैरा पर कौन ऐड होगा, एल्काइल ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, और वहां से भी एक मिक्सचर ऑब्टेंड होगा जिसमें कि पैरा वाला आपका मेजर होगा और ऑर्थो वाला आपका माइनर होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद अगली रिएक्शन हमारी होने वाली है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या रिएक्शन होने वाली है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पर हमें लेने होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, जिनको हम क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O प्लस R। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके पास में प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कार्बन है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सेंटर आपका वही कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी मिक्सचर बनेगा कौन कौन सा, ऑर्थो और पैरा वाला। तो ऑर्थो पे COCH3 आ गया और पैरा पे COCH3 आ गया। यहाँ पर R क्या लिया हुआ है, R क्या लिया हुआ है यहाँ पे, CH3। ठीक है, तो जो भी R होगा उसकी रेस्पेक्ट में आपका प्रोडक्ट बनेगा। और पैरा वाला ही इसमें क्या होगा, मेजर होगा सर। पैरा वाला ही क्या होगा इसमें, मेजर। नाम क्या होगा इसका, 1 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका होगा 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट किसकी ली हुई है, AlCl3 की, जो कि क्या होता है, एक लुईस एसिड। ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, क्लोरीन के पास में, और ये क्लोरीन जाएगा Al के साथ में, क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, कार्बन के पास में। तो डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन वाला कार्बन है उसके पास में पॉजिटिव आया, मतलब वहां पे वो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर होगा, और वो एक प्रोडक्ट बनाएगा मिक्सचर वाला, जिसमें कि कौन कौन से होंगे, मेजर, और कौन कौन से होंगे, पैरा और ऑर्थो। पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी रिएक्शन थी, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में ही ये रिएक्शन रिपीट होने वाली है, तो आप इनको एक बार अच्छे से समझ लें यहाँ पे। उसके बाद अगले चैप्टर में भी आपको ये हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है रिएक्शन विद मेटल्स। क्या होने वाला है बच्चों? रिएक्शन विद मेटल्स। थर्ड रिएक्शन हमारी क्या होने वाली है? रिएक्शन विद मेटल्स। देखिए ये एक अराइल हैलाइड यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। रिएक्शन को नाम दिया हुआ है वुड्स फिटिंग। वुड्स आपने पढ़ा था, वुड्स में क्या होता था, दो अल्काइल हैलाइड वहां पे रिएक्शन करते थे सोडियम के साथ में, ठीक है। यहाँ पर एक अराइल हैलाइड है और एक अल्काइल हैलाइड है, मतलब दोनों को मिक्स कर लिया है, तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा? 2NaX, और ये जो R होगा आपका वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा? बेंजीन पर ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? अल्काइल बेंजीन। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन एग्जांपल में लिया है और मिथाइल क्लोराइड लिया है। तो बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा? 2NaCl निकलेगा बाहर को, और बेंजीन पे कौन हो जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो वहां से क्या बन जाएगा आपका? टोलुइन। अगर बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा होता तो उसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं या टोलुइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन हमारी है फिटिक रिएक्शन। फिटिक जैसा वुड्स रिएक्शन में था वैसे ही सेम यहाँ पे होगा। फिटिक पे क्या होगा? आपको अराइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेने हैं, जिसमें से कि दोनों अराइल हैलाइड के हैलोजन ग्रुप जो होंगे वो सोडियम के साथ में निकल जाएंगे 2NaX बना करके, और बेंजीन की रिंग आपस में दोनों एक साथ में ऐड हो जाएंगी, जिसको डाइफिनाइल कहेंगे या बाइफिनाइल भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही परफॉर्म होगी, ठीक है। तो बच्चों हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड आपका क्या था? रिएक्शन विद मेटल्स। तीनों ही हमने कवर कर लिए हैं। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, क्या बचता है? वो आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। लास्ट टॉपिक क्या बचता है बच्चों इसमें? आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन का मीन्स समझते हैं आप, पॉली का मीन्स मोर देन 2 या उससे भी ज्यादा, ठीक है। और कंपाउंड्स तो आपको पता ही, जो हाइड्रोकार्बन वाले आपके, मतलब जो भी आपके हाइड्रोकार्बन थे उनके पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होने वाले हैं हमारे? देखो, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम, मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें मोर देन 1 हेलोजन एटम होगा वो हमारे क्या होंगे? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2, ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होगा ट्राइक्लोरोमीथेन का एग्जांपल होगा, फॉर्मूला होगा CHCl3, और टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होगा CCl4। इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्या है आपका? डाइक्लोरोमीथेन, ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन है यहाँ पे, और नेक्स्ट आपका क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन। 1 बाय 1 करके हमें इनको पढ़ना है अब, ठीक है। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या? डाइक्लोरोमीथेन। क्या टॉपिक है हमारा बच्चों? डाइक्लोरोमीथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH2Cl2। मतलब कार्बन होगा इसमें सेंटर में, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दो इसके पास क्या हो गए? क्लोरीन। मतलब कि कार्बन कैसा है यहाँ पे? ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये इसकी क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी। इसका एक कॉमन नाम होता है, वो क्या होता है? मिथिलीन क्लोराइड। कॉमन नाम क्या होता है इसका? मिथिलीन क्लोराइड। ये क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल। ये कैसी स्ट्रक्चर है इसकी बच्चों? टेट्राहेड्रल, ठीक है। और कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है यहाँ पे? sp3, ठीक है। उसके बाद अब इसके यूज है यहाँ पे आप देखोगे तो यूजेज ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। देखिए यहाँ पे पहला यूज किसमें? प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। एरोसोल्स आप जानते हैं, देखिए जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, जो आपका कि जैसे कि किसी स्प्रे में होते हैं, गैस में होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल्स बोलते हैं। और इस एरोसोल्स को बाहर निकालने के लिए जो प्रेशर लगता है, जिस प्रेशर की नीड होती है, उसके लिए किसको यूज किया जाता है? डाइक्लोरोमीथेन को, ठीक है। या यहाँ पे पेंट रिमूवर में इसका यूज होता है। जो पेंट होता है, मतलब किसी भी आर्टिकल पे या किसी भी आयरन के आर्टिकल पे जो पेंट करते हैं उसको रिमूव करने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यूज इसका किसमें है? सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग होते हैं, हमारी मेडिसिन होती है, उनके मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और नेक्स्ट यूज क्या है? एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। मेटल को क्लीन करने में भी इसका यूज होता है, आपको अभी बताया। पेंट को रिमूव करने में यूज होता है, ठीक है। तो मेटल को क्लीन कैसे किया जाएगा? उसके ऊपर की जो लेयर होगी उसको हटा करके, या उसको फिनिशिंग करने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसका हेल्थ रिस्क समझ लीजिए। देखिए इसका साइड इफेक्ट भी ऐसा नहीं है कि इसका केवल यूज ही है, इसका हेल्थ रिस्क भी है डाइक्लोरोमीथेन का। वो कब होगा?
एक्सपोजर टू मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन कोज, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाए, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाए और एयर से हमारे ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पहला क्या है इसमें, इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, मतलब सुनने में और देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। डिजीनेस, डिजीनेस एक टाइप से बोल दीजिए लेजीनेस, सुस्ती आती है ना, उसका भी एक कारण हो सकती है ये। नोजिया मतलब नाक नाक के लिए भी प्रॉब्लम कर सकती है ये। अगला साइड इफेक्ट क्या है, टिलिंग एंड नमनेस इन फिंगर्स एंड टोज, जो हमारी फिंगर्स होती है उनमें कपकपी आती है ना, तो उसका भी ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। उसके पीछे भी जो हमारी फिंगर होती है वो कांपने लगते हैं, हाथ कांपते हैं, है ना, तो उसके लिए भी एक सबसे बड़ा ये इसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये डाइक्लोरोमीथेन अगर ये स्किन या आइज के कांटेक्ट में आ जाए तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये उसको क्या कर सकती है, बर्न कर सकती है। माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, स्किन को रेड आपको दिख रहा होगा स्किन को कितना रेड कर दिया इसने, तो उसको रेड कर सकती है। बर्न द कॉर्निया, जो आंखों में कॉर्निया होती है उसको ये बर्न कर सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड रेड पार्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो उसको भी बर्न कर सकती है अगर ये आइज के कांटेक्ट में आ जाए और स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको बर्न कर सकती है या उसको रेड कर सकती है। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या टॉपिक है हमारा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन में एक कार्बन होगा, 3 क्लोरीन होंगे और एक हाइड्रोजन होगा। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा CHCl3। इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म। और ये भी कैसी स्ट्रक्चर है आपकी, टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर है ये भी आपका, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर भी कार्बन आपका sp3 ही हाइब्रिडाइज है। ठीक है, उसके बाद इसके यूज हमें देखने हैं यहाँ पे। देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए पहले क्या है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल जानते हैं, वोलेटाइल होता है जो जिसमें से वेपर बनती है। स्वीट स्मेलिंग होता है, मतलब इसमें से जो स्मेल आती है वो स्वीट होती है। डेंस लिक्विड होता है और इसकी जो मतलब स्टेट होती है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये बोतल है, बोतल में क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है, ये कैसा कैसा है, स्टेट में लिक्विड है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे इसके यूज दिए ट्राइक्लोरोमीथेन के। पहला यूज क्या है, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट R22। जो फ्रेऑन होते हैं उनको बनाने में इसका यूज होता है, जो कि कहाँ यूज होते हैं, रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, R22 के नाम से। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। सर्जरी में एनेस्थेटिक के रूप में ये यूज होता है, बट अब इसको रिप्लेस कर दिया गया नाउ डेज, रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक ईथर। ईथर जो होती है उसके द्वारा अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या होता था, टॉक्सिक होता था, और ईथर क्या है आपका, वो लेस टॉक्सिक है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका भी हेल्थ रिस्क है, हेल्थ रिस्क फ्रॉम ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन के भी जो हेल्थ रिस्क है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, डिप्रेसिस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको क्या कर सकता है, ये डिप्रेसिस कर सकता है। डिजीनेस, यहाँ से भी लेजीनेस आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगला पॉइंट क्या है, कॉजेज डैमेज टू लीवर एंड किडनीज। लीवर और किडनीज को डैमेज कर सकता है। और अगला पॉइंट क्या है, हेडक, जो सर में दर्द होता है ना, उसका भी एक बड़ा रीजन हो सकता है ये। अगर ये कॉन्टेक्ट में आ जाए तो उसका ये साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका क्या है, देखिए एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क बोतल में क्यों रखा जाता है, एयर के कांटेक्ट में क्यों नहीं रखा जाता और डार्क बोतल में ही क्यों रखा जाता है। रीजन इसका ये होता है क्योंकि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है लाइट के प्रेजेंस में एयर के साथ में कांटेक्ट में आकर के क्या बना लेता है, फॉस्जिन बना लेता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनियस गैस होती है। और ये रीजन हो सकती है, किसका रीजन हो सकती है, डेथ का भी रीजन बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क बोतल में ही स्टोर करके रखा जाता है और लाइट की एब्सेंस में रखा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर वो एयर के कांटेक्ट में लाइट की प्रेजेंस में आ गया तो वो वहां से क्या बना लेगा, पॉइजनियस गैस, दैट इज कार्बोनिल क्लोराइड, और उसको उसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉस्जीन। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक गैस होती है। इसको अगर बनने नहीं देना है तो क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में एयर की एब्सेंस में ही स्टोर करना होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा इसमें होगा, क्या होगा अगला पॉइंट, ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है CHI3। इसमें आयोडीन के होते हैं 3 एटम, एक एटम होता है कार्बन का, एक एटम होता है हाइड्रोजन का,
कार्बन इसमें सेंटर में होगा, 3 आयोडीन इसके साइड में लगे होंगे इस पर, है ना, और एक इसके पास में क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर होगा कार्बन का वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसा होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल। और इसकी जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, यहाँ से sp3। ठीक है, अब इसके कुछ मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं वो हमें देखनी है यहाँ से। देखिए ट्राईआयोडोमीथेन में क्या होता है, अर्लियर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, मतलब ये एंटीसेप्टिक में भी यूज्ड होता था। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है वो किसकी वजह से होती थी, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, मतलब ये फ्री आयोडीन को लिबरेट कर सकता है, इसकी वजह से इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती थी। हैव ऑब्जेक्शनल स्मेल, आपको दिख रहा होगा ये नाक को पकड़ के रखा हुआ है इस लड़की ने, मतलब इसको एक इसमें से एक अलग ही टाइप की स्मेल देखने के लिए मिल रही है, तभी इसने नाक को बंद किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शनल स्मेल इसमें से होती है। हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशन ऑफ आयोडीन, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, अदर फॉर्मुलेशन ऑफ आयोडीन से, जो आयोडीन के अदर कंपाउंड से। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है इसमें, टेट्राक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CCl4। इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और IUPAC में क्या होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन। स्ट्रक्चर यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल होगा और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पर भी sp3 होगा। उसके बाद इसके यूज देखेंगे हम यहाँ पे, इसका यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला यूज किसमें है, मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स में। रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं उनमें इसका यूज होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज होता है। अगला पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल्स कैन, जो एरोसोल कैन होती है उनको मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगला यूज है इसका, यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन यूज्ड एज फीडस्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लूओरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स। जो क्लोरोफ्लूओरोकार्बन्स होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने में भी इसका यूज होता है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 1 फ्लूओरिन हो गए, 3 क्लोरीन हो गए, इसको क्या बोलेंगे, ट्राईक्लोरोफ्लूओरोमीथेन। इसमें कितने फ्लूओरो ग्रुप हैं, 2 फ्लूओरो ग्रुप आ गए, तो इसको बोल देंगे डाईफ्लूओरोमीथेन, जो कि क्या होते हैं आपके, ये फ्रेओन्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेओन्स। इसके बाद इसका भी हेल्थ रिस्क देख लीजिए, जो टेट्राक्लोरोमीथेन इसका भी हेल्थ रिस्क है वो क्या है, कॉमन इफेक्ट देख लीजिए इसके क्या है, डिजीनेस इसमें भी होती है, लाइट हेडनेस इसमें भी होती है, नोजिया नाक को भी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, वोमिटिंग उल्टी की प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए मिल सकती है, डैमेज टू नर्वस सेल को डैमेज कर सकती है ये इन सेवर केसेस। स्टूपर में इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस में इसका बहुत बड़ा यूज मतलब बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखा जा सकता है, कोमा भी इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से डेथ भी देखने को मिल सकती है, अगर ये ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। उसके बाद अगला हेल्थ रिस्क इसका क्या है, किस पे है, डिप्लेट्स द ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को भी कैसे कैसे डिप्लेट्स करती है, देखो एक्सपोजर टू यूवी रेज को क्या करती है, एक्सपोजर करती है ये। डिक्रीज्ड इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको डिक्रीज कर देती है। आई डिसऑर्डर्स, आई में जो डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं वो इसकी वजह हो सकती है। स्किन कैंसर, इसकी वजह से स्किन कैंसर भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब टॉपिक हमारा है फ्रेओन्स। फ्रेओन्स अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, ये मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लूओरोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब अगर इथेन और मीथेन में क्लोरोफ्लूओरो अगर डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं तो उनको क्या कहेंगे, हम फ्रेओन्स कहेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्लोरोफ्लूओरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर नोन एज फ्रेओन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये मीथेन का एग्जांपल था, इसमें 4 हाइड्रोजन थे, चारों के चारों रिप्लेस हो गए, 2 F आ गए यहाँ पर और 2 कौन आ गए, Cl। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फ्रेओन 12 का। ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय श्वार्ट्ज रिएक्शन। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या था, CCl4, यहाँ पर हम सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं इसके, तो यहाँ पर क्या होगा, CCl3F आएगा
और यहाँ से AgCl बाहर निकलेगा, फिर से इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, AgF से, तो यहाँ से क्या बनेगा CCl2F2, ठीक है, जो कि क्या होगा फ्रेऑन 12। तो फ्रेऑन 12 जो होता है आपका वो किससे बनता है आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से या टेट्रा क्लोरोमीथेन से, किसकी हेल्प से, श्वार्ट्ज रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद फ्रेऑन्स के भी कुछ यूज है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज सॉरी, ये क्या है देखिए, एक्सट्रीमली स्टेबल है, एक्सट्रीमली क्या है, स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करता है, नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक भी नहीं है, नॉन कोरोजिव है, मतलब कोरोजन भी नहीं होता इस पर, लिक्विड फ्लेमेबल गैस है, और ये एक लिक्विड का मतलब लिक्विड स्टेट में है और फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, मतलब जल सकती है, बर्न हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे दिया है यूजेज ऑफ फ्रेऑन्स, तो इसका यूजेज किस में होता है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में होता है, रेफ्रिजरेशन में होता है, एयर कंडीशनिंग में होता है। जो फ्रेऑन्स होते हैं हमारे, इनका यूज आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसका भी इफेक्ट है, फ्रेऑन्स का भी इफेक्ट है, कहाँ पे इफेक्ट होगा भाई, ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, और फ्री रेडिकल क्या करेंगे, डिप्लेट्स करेंगे ओजोन लेयर को, और ओजोन लेयर डिप्लेट्स होगी तो उसकी वजह से अभी रीजन आपने देखे थे, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या थे। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहने वाला है, वो क्या है, DDT, DDT, ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज एन इंसेक्टिसाइड्स, पॉल मुलर ने इसको मतलब क्या किया था, डिस्कवर किया था। यहाँ पर DDT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डी, मतलब क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होगा CCl3CH, ये आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब DDT का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें कुछ यूज है इसके भी, वो वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। यूजेज ऑफ DDT, इफेक्टिव अगेंस्ट, ये किस किसके अगेंस्ट इफेक्ट हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव हो सकता है, उनको मारने में हेल्प कर सकता है। मलेरिया में हमें हेल्प कर सकता है ये। लाइस जो जुएं होती हैं, सर में जुएं जो होती हैं उनको ये इफेक्ट कर सकता है। टाइफस आप देख सकते हैं चकते हो रहे हैं, ये रेड रेड आपके बॉडी पर जो भी रेड रेड चकते हो जाते हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है, उन पर अगर ये मतलब यूज किया जाए तो उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद आप लास्ट यूज इसका देख सकते हैं, द यूज ऑफ DDT इज बैंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो DDT का जो यूज है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैंड है, बट स्टिल यूज्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड का जो अदर पार्ट्स है, अदर जो कंट्रीज है उनमें इसका यूज कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फार्मर है और ये यहाँ पर DDT को छिड़काव कर रहा है किस पर, अपनी फसल पर, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स थे, ठीक है, जिनमें हमने इनका हेल्थ इफेक्ट भी पढ़ा कि हेल्थ पर किस टाइप से इफेक्टिव होते हैं, और इनका यूज भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर के हर टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद अगली वीडियो में आपके लिए होने वाले हैं NCERT के क्वेश्चन आंसर, तो चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है।